मौसी हंसते हुए मेरे पास आईं और मुझे गले लगा लिया। उन्हें इतना करीब से देखकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि वहां मुझे कोई नहीं जानता था। वैसे मौसी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि वो अपनी दीदी यानी मेरी माँ के पास पढ़ने आई थी। तब मौसी का मेरे प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा फील होता था। उनका ऐसा व्यवहार मुझे बहुत सुकून दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी तरफ आकर्षित क्यों होता जा रहा हूँ। तब बार बार मन कर रहा था कि मौसी हमेशा मेरे पास रहे और मुझे गले लगाती रहे। अब ऐसा लगने लगा था जैसे मैं किसी लड़की के प्यार में पड़ गया हूँ। फिर एक दिन मौसी को किसी काम से वापस अपने घर जाना पड़ा। तब वह मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चली गईं। उनके घर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। तब मौसी ने कहा, चलो अब कुछ खा लो और जल्दी से सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। तब मैं खाने से मना कर दिया और कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मौसी कमरे में आई और मेरे पास ही सट के लेट गई। तब अंदर का माहौल गर्म होने लगा था। तभी अचानक मौसी मेरे बहुत करीब आ गई और अपने हाथों से मुझे सहलाने लगी। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि है और मैं 21 साल का हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। दोस्तों, यह घटना मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है। मैं अपने रिश्तेदार के शादी में उनके गांव गया था। सच कहूं तो मुझे शादी में जाने का मन नहीं था, लेकिन मम्मी पापा ने जबरदस्ती भेजा था। उसी गांव में मेरे मौसी का घर था। उनका नाम सीमा है और उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उनके अभी तक कोई बच्चे नहीं थे। मेरी मौसी भी उस शादी में आई थी। तब मैंने उन्हें दूर से देखा था, लेकिन मौसी मुझे नहीं देख पाई थी। उनका बचपन भी हमारे गांव में ही बीता था, क्योंकि उन्होंने हमारी गांव की स्कूल से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की थी। मुझे वे बचपन से ही बहुत पसंद थीं, क्योंकि वे मुझ पर बहुत ध्यान देती थीं। आज मैं मौसी को 5 साल बाद देख रहा था। उनकी शादी के कुछ दिन पहले वे हमारे गांव आई थी, लेकिन इस बार मौसी बहुत सुंदर लग रही थी। वे किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उनका सौंदर्य शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सच कहूं तो मैं मौसी से थोड़ा ईर्ष्या करने लगा था। उस दिन मुझे पहली बार लड़कियों के प्रति आकर्षण का एहसास हुआ। मैं थोड़ा शर्मीला और चुप रहने वाला था और आसानी से किसी से खुलकर बात नहीं करता था, खासकर लड़कियों से। लेकिन उस दिन मौसी की सुंदरता और उनकी जवानी ने मेरे सभी सोच विचार बदल दिए थे। तब मैं उन्हें गले लगाने के सपने देखने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। मैंने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं था। जहां भी वे जाती, मैं छुपकर उन्हें देखता रहता था। उस दिन मैंने अपने मन को मजबूर होते देखा। कुछ ही घंटों में मैं एक साधारण अच्छा इंसान से पागल प्रेमी बन गया था। जनवरी का महीना था, इसलिए ठंड बहुत बढ़ गई थी। रात होते ही ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई। शादी का सीजन था, लेकिन सोने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तब मैं सोच रहा था कि इतनी ठंड में रात कैसे कटेगी, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी समस्या का हल दिया, क्योंकि तब मौसी हंसते हुए मेरे पास आईं और मुझे गले लगा लिया। तब उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि वहां मेरी कोई पहचान वाला नहीं था। मौसी का बचपन भी मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि उन्होंने हमारे गांव के स्कूल से ही पढ़ाई की थी। तब मौसी का मेरे गले से लगाना मुझे बहुत सुकून दे रहा था। जो मैं सोचा था वह पल भर में मिल गया था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि उनका स्पर्श मुझे उनकी तरफ क्यों खींच रहा है। मेरा मन कर रहा था कि मौसी हमेशा मेरे पास ऐसे ही रहे। उनसे मुझे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं पूरी तरह मदहोश हो गया था। तभी मौसी मुझसे दूर होकर बोली, रवि, तुम कब आए? मैंने कहा, मौसी, मैं आज ही आया हूं। फिर मौसी बोली, क्या बात है रवि, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। फिर मैंने मौसी को अपनी रात की सोने की समस्या बताई, तो वे बोली, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर चलो, वहां आराम से सो सकते हो। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और मौसी के साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा था और रास्ता थोड़ा छोटा था। मौसी ने कहा, रवि, मुझे अपना हाथ दो, अंधेरे में तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा। तब मैंने उनका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ अपने मुलायम हाथों में लिया, वैसे ही मेरे अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उनका हाथ पकड़कर मुझे एक अनोखी खुशी मिल रही थी। धीरे धीरे हम दोनों हाथ पकड़े उनके घर की तरफ जा रहे थे। उसी रास्ते पर कुछ और लोग भी अपने गांव की ओर जा रहे थे। हम थोड़ी दूर चले ही थे कि 5-6 औरतें मौसी के बारे में बात करने लगी। उनमें से एक औरत ने कहा, अरे, कल तुम्हारी बेटी की सगाई है ना? सीमा को मत बुलाना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। ऐसे शुभ अवसर पर बांझ औरतों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए।
एक और औरत ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहन को तलाक देकर दूसरी औरत से शादी कर लेनी चाहिए और अपना घर बसा लेना चाहिए। तब रात थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी बातें सुनकर मौसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे कि वे बहुत कठिनाई सह रही हूं। मुझे भी यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि मौसी कितना सहन कर रही हैं। थोड़ी ही देर में मौसी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें बहुत दुख हुआ था। फिर मैंने उन्हें रुकने को कहा और वे रुक गईं। फिर मैंने उनके दोनों कंधों को पकड़ा और कहा, मौसी, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वे रोते हुए मेरे गले लग गईं और बोलीं, रवि, ये आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा मेरे साथ होता है। अब मुझे जीने का मन नहीं करता। तभी मैंने उन्हें छोड़ा और उनके मुंह पर उंगली रखकर कहा, मौसी, ऐसा कुछ मत बोलिए। मैंने उन्हें कई बार समझाया। थोड़ी देर बाद वे शांत हो गईं। फिर लगभग 10 मिनट के बाद हम उनके घर पहुंचे। तब मैं घर में प्रवेश किया और देखा कि मौसा घर पर नहीं थे। तब मैंने मौसी से मौसा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे मौसा किसी काम से मुंबई गए हुए हैं और 4-5 दिन बाद वापस आएंगे। तब हमने शादी में खाना खा लिया था, इसलिए मौसी ने जल्दी ही दोनों के लिए बिस्तर लगा दिया। ठंड बहुत थी, इसलिए हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर चादर में घुसकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद दूसरी बातों पर चर्चा करते हुए मैंने अचानक पूछा, मौसी, इतने सालों बाद भी आपके बच्चे क्यों नहीं हुए? यह सुनकर मौसी बहुत उदास हो गई और भावुक होकर बोली, क्या बताऊं रवि, तुम्हारे मौसा में ही कुछ कमी है। उन्होंने यह बात आज तक मुझसे नहीं कही, बल्कि उन्होंने इसे मुझसे छुपाया। जिस क्लिनिक में उन्होंने टेस्ट कराया था, वहां मेरी एक दोस्त काम करती है। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति को ऐसी समस्या है जिसके कारण वह बाप नहीं बन सकता। मैंने आज तक उनसे इस बारे में कभी बात नहीं की। हाँ, एक बात जरूर है कि वे साधुओं पर बहुत विश्वास करते हैं और उन पर बहुत भरोसा करते हैं। उन पर पैसे भी खूब खर्च करते हैं। कुछ बाबा कहते हैं कि 5 महीने में अच्छी खबर मिलेगी, तो कुछ बाबा 3 महीने में ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जताते हैं। ये सब पिछले 3 साल से चल रहा है। एक ने तो 1 महीने में अच्छी खबर मिलने का वादा किया, लेकिन रवि, मुझे पता है कि इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए मौसी रोने लगी। मुझे भी यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अपने बिस्तर से उठकर उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गया। फिर मैंने उनके आंसू पोंछने के लिए उनके हाथ का इस्तेमाल किया। जब मैंने उनके आंसू पोंछे, तब वह मुस्कुरा बैठी। फिर मौसी बोली, रवि, तू आज भी मेरी कितनी ख्याल रखता है। मैं भी मुस्कुरा दिया और उठकर अपने बिस्तर पर वापस जाने लगा। लेकिन तभी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रवि, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं कुछ कर बैठती। तुम बहुत अच्छे हो रवि, तुमने आज मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं जो महिलाओं की वेदनाओं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। तुम उनमें से एक हो रवि। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बातें करते करते मौसी मेरा हाथ हल्के से दबा रही थीं। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा तूफान उठ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उन्हें छू लूं, लेकिन मेरा मन इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वह बहुत भाग्यशाली होगी। तुम स्त्रियों का आदर करते हो और उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझते हो। वह खुद ही अपने विचारों में खोई हुई थी, लेकिन अचानक उनका ध्यान मेरी तरफ घुमा। उन्होंने कहा, इस ठंडी रात में तुमने कुछ नहीं पहना है। फिर उन्होंने कहा, रवि, रजाई में आ जाओ, बहुत ठंड है। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हम दोनों एक ही रजाई में एक साथ थे। फिर मौसी ने कहा, सॉरी रवि, मैं बस अपने दुखों की बात कर रही थी। तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैंने जवाब दिया, मौसी, मैं सिर्फ नौकरी की तलाश में हूं, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही। मौसी बोली, कोई बात नहीं रवि, तुम्हारे सामने अभी लंबा जीवन है, नौकरी मिल ही जाएगी। फिर वह मेरे और करीब आ गईं, या यूं कहें कि वह मुझसे लिपट गईं। फिर मौसी ने कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? इस पर मैंने कहा, मौसी, ख्याल तो आता है, लेकिन अब तक ऐसी कोई मिली नहीं। फिर मौज मेरी तरफ मुड़ी और बोली, रवि, तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? मैंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल आप जैसी। तब मौसी हंसते हुए बोली, मेरे जैसी क्यों?
मैंने कहा, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं, समझदार हैं और बहुत अच्छे दिल की इंसान हैं। मौसी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, मौज, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? काश आप मेरी नजरों से देख पाती। फिर मौसी ने एक और सवाल पूछा जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया। उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसा लगता है? मैंने जवाब दिया, मौसी आप बहुत अच्छी लगती हैं। अब मुझे धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि मौसी भी मुझ में रुचि ले रही है। बाहर ठंड बढ़ रही थी और अंदर का माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था। फिर मौसी ने कहा, तुम पहले इंसान हो रवि जिसने मुझ में इतने गुण देखे हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरे शब्दों ने मौज को बहुत खुशी दे दी हो, क्योंकि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। मैं मौसी से एक बात कहना चाहता था, लेकिन शब्द मेरे मुंह पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मौसी को हमेशा खुश रखना था और उनका हर दुख कम करना था। फिर मैंने हिम्मत करके मौज से कह दिया, मौज, मुझे आपसे एक बात कहनी है, प्लीज गुस्सा मत करना। मौसी ने कहा, रवि, तुम कुछ भी कह सकते हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। तब मैंने कहा, मौसी, मैं आपको औलाद दे सकता हूं। यह सुनकर मौसी एकदम चुप हो गई और मैं भी थोड़ा घबरा गया। कुछ देर बाद मौसी ने चुप्पी तोड़ी और कहा, रवि, तुम कुछ गलत नहीं कह रहे हो। तुम क्या सोचकर यह बात कह रहे हो? मैं तुम्हारी मौसी हूं, बीबी नहीं। फिर थोड़ी देर मौसी शांत रही। उसके बाद बोली, रवि, मैं सोच रही हूं कि क्या यह सही कहलाएगा। तब मैंने कहा, अगर कुछ चीजें सुधारने के लिए थोड़ी गलती करनी पड़े तो मुझे लगता है कि वह गलत नहीं है। इस पर मौसी ने कहा, रवि, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तब मैंने कहा, ठीक है मौसी, आप सोच लें। फिर हम दोनों सो गए, क्योंकि मुझे अगले दिन बारात छोड़ने जाना था। अगले दिन मैं जल्दी उठा, क्योंकि 7 बजे मुझे बारात के साथ जाना था। जब मैं वहां से निकल रहा था तो मौसी ने कहा, रवि, शाम को यहां लौटना मत भूलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर मैं बारात के साथ बारात चला गया। मौसी उस दिन शादी में नहीं आई। फिर रात 9 बजे मैंने खाना खाकर मौसी के घर जाने का फैसला किया। तब मौसी मेरे ही इंतजार में थी और तभी मुझे देखकर हंसते हुए बोली, रवि, आज मैंने पूरा दिन तुम्हें बहुत मिस किया है। मैंने भी कहा, मौसी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर मौसी ने कॉफी बनाई और हम दोनों ने कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। फिर मौज ने कहा, रवि, मैं तुम्हारी कल की बात से सहमत हूं। तब मैंने कहा, मौसी, एक बार करके देखिए, आपके आगे का जीवन केवल खुशियों और सुख से भरा होगा। मौसी ने कहा, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी और मेरे अंतिम सांस तक तुम्हारा स्थान मेरे दिल में भगवान के रूप में रहेगा। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ गए और 2 शरीर एक आत्मा बन गए। अगले दिन मौसी बहुत खुश दिख रही थीं। उन्हें देखकर मैं भी खुश हो गया। फिर मौसी ने मुझसे कहा, रवि, तुमने मेरी हर इच्छा पूरी कर दी है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने तुरंत बोला, मौसी, इसमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस आपको सुखी देखना चाहता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें। इस तरह मैंने मौसी के घर 3 दिन बिताए और उन्हें हर खुशी देने की पूरी कोशिश किया। जब मैं वापस लौटने लगा था तो मौसी की आंखों में आंसू थे। तब मैंने उन्हें गले से लगाकर फिर मिलने का वादा करके अपने घर के लिए रवाना हो गया। फिर करीब 3 महीने बाद उनका फोन आया। तब मौसी ने मुझे बताया कि वह मां बनने वाली है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। फिर 9 महीने बाद मौसी को एक प्यारा सा बेटा हुआ। मेरा बहुत मन था कि मैं भी अपने बेटे को देखने जाऊं, लेकिन तभी मेरी नई नई जॉब लगी थी और अभी छुट्टी लेना जॉब से हाथ धोना था, इसलिए मैं उनके घर नहीं जा पाया। उस समय स्मार्टफोन भी नहीं थे, जिससे मैं अपने बेटे की फोटो भी नहीं देख सका। आखिरकार 1 साल बाद मेरी शादी में मेरी मौसी से मुलाकात हुई और फिर मैंने अपने बेटे को देखा। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं बहुत भावुक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मौसी भी बहुत खुश थीं और उनका आनंद देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें।